अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की वोटिंग का आज सुबह 7 बजे से आगाज़ हो गया है। छठे मरहले में जिन 10 अजला में वोटिंग हो रही है, इनमें गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर शामिल हैं। सुबह 9 बजे तक तकरीबन 9% वोटिंग हो चुकी है। आज सुबह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वोट डालने बूथ पर पहुंचे। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालेंगे। योगी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी रिकॉर्ड कायम करेगी और बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी। इस मरहले में कई साबिक़ रहनुमाओं की साख दाव पर लगी हुई है। इनमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोविंद चौधरी, साबिक़ वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य, रियासती कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू और रियासत के कई वज़रा शामिल हैं। रूसी हमले के बाद जंगज़दा यूक्रेन में फंसे तलबा समेत हिंदुस्तानी शहरियों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। दरअसल हंगरी के दारुल हुकूमत से एक खुसूसी तैयारा यूक्रेन में फंसे 183 मुसाफिरों को लेकर जुमेरात की सुबह मुंबई पहुंचा। इन मुसाफिरों में एक नौमौलूद भी शामिल हैं। मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने हवाई अड्डे पर मुंबई पहुंचे तीसरी इनकलाब परवाज में सवार लोगों का खैर मकदम किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का तैयारा सुबह तकरीबन 5:30 बजे बुडापेस्ट से मुंबई पहुंचा था। जहाज के मुसाफिरों से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आपके इस्तकबाल के लिए भेजा है। तलबा समेत तकरीबन 17,000 हिंदुस्तानी यूक्रेन में फंसे हुए और वज़ीर आज़म ने इन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद 2014 के बाद पहली बार खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावीज़ कर गई है, लेकिन इसके बावजूद इसका उबाल ठंडा नहीं हुआ है। कई ममालिक ने खाम तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद इससे बचने के लिए स्ट्रैटेजिक ज़खायर का सहारा ले लिया है। आलमी मार्केट में क्रूड की कीमत भी $110 फी बैरल से तजावीज़ कर गई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जल्द ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का तकरीबन फैसला कर लिया गया है। अगर आदाद व शुमार पर नज़र डाली जाए तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर से ज़्यादा का इजाफा मुमकिन है। यूक्रेन के बहरान की वजह से माजी में खाम तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। 2 दिसंबर 2021 को खाम तेल की कीमत $70 के लगभग थी, लेकिन अब ये $110 फी बैरल से तजावीज़ कर गई है। नवंबर से हिंदुस्तान में घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है, लेकिन अब 7 मार्च को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात का आखिरी मरहला होने वाला है, जिसके बाद कयास किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 30 रुपये का इजाफा किया जा सकता है। 4 महीनों से मुस्तहकीम रखे पेट्रोल और डीजल की कीमत पर अब एकदम 30 रुपये का इजाफा किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें मेक इन इंडिया पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पायदार और मियारी मसनूआत तैयार करने की ज़रूरत है। हमें सेमी कंडक्टर्स की पैदावार में खुद इन्हिसार बनना होगा। मेक इन इंडिया वक्त का तकाज़ा है। यूक्रेन पर हमले को तेज करते हुए रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन की अफवाज ने खार्किव में हिंदुस्तानी तलबा के एक बड़े ग्रुप को यरगुमाल बना लिया है। एक रूसी फौजी तर्जुमान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कही। मालूमात के मुताबिक यूक्रेन के हुक्काम ने खार्किव में हिंदुस्तानी तलबा के एक बड़े ग्रुप को ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया है, जो यूक्रेन की सरहद अबूर करके बोल्गोरोड जाना चाहते थे। दरअसल हिंदुस्तानी वजारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में हिंदुस्तानियों को यरगुमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी हुक्काम से हिंदुस्तानियों को निकालने में मुकम्मल मदद मिल रही है। बागची ने यह भी कहा कि वजारत ख़ारजा मुतहरिब मुल्क में मौजूद हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसिल राब्ते में है। उन्होंने कहा कि किसी तालिब इल्म को यरगुमाल बनाए जाने के बारे में कोई इत्तला नहीं है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कल के मुकाबले में आज कमी आई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 6,561 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ताहम ये तादाद कल के मुकाबले में 13% कम है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना की वजह से 142 अफराद की मौत हुई है। मुल्क गैर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 178 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी है। फिलहाल हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस 77,152 हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना क़वायद में नरमी करते हुए मुंबई समेत 14 अजला से लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी राहत मिली है। कोरोना के मरीजों और अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में ज़बरदस्त कमी आई है। जिन अजला की हालत बेहतर हुई है, इनको ए कैटेगरी में और बाकी अजला को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत ने ए ज़ुमरे में आए 14 अजला में मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी की हिदायत दी है। नई तब्दीलियाँ 4 मार्च से लागू कर दी जाएगी।
कर्नाटक के गुलबर्गा यानी कलबुर्गी जिले के आलन टाउन में 2 फिरकों के दरमियान झड़प के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज 60 से ज़ायद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 150 अफराद को तहवील में ले लिया गया। शिवरात्रि के मौके पर कर्फ्यू के अहकामात के बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा। पुलिस ने इम्तनाई अहकाम में 5 मार्च तक तोसी कर दी ताकि अमन व नज्म व कानून को बहाल किया जा सके। कशीदगी अब भी बरकरार है और वसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इन शरपसंदों को तलाश कर रही है जिन्होंने सूरत हाल को बिगाड़ा और हुजूम ने मरकजी मुमलिकती वजीर भगवत गोबा, मुकामी अरकान असेंबली और BJP कायदीन की गाड़ियों पर संगवारी की। तशद्दुद उस वक्त फूट पड़ा जब एक दरगाह के अहाते में वाक़े रघुआ चैतन्य शिवलिंग की पूजा की गई। 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प हुई और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव किया। फिरक़ेवाराना एतबार से हसास आलन टाउन में गुज़िश्ता हफ्ते दरगाह के अहाते में वाक़े ईश्वर मंदिर के शिवलिंग की बेहुरमती के वाक़े के बाद सूरत हाल बिगड़ गई थी। ईश्वर मंदिर और दरगाह तवील अरसे से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत थी। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा और मुख्तलिफ रसूमात अदा किए गए। इसी दिन लाडले मुश्क रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में शब मेराज का एहतमाम किया गया था। कलबुर्गी पुलिस ने श्री राम सेना के बानी प्रोमो मुतालिक हिंदू कारकुन चत्रकुंडापुरा और सिद्धालिंगा स्वामी के कलबुर्गी जिले में दाखिले पर 3 मार्च तक रोक लगा दी। जिला इंतजामिया के इस फैसले की हिंदू तंजीमों ने मुखालिफत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग से पैदा सूरत हाल बिलखुसूस फंसे हुए हिंदुस्तानियों की हिफाजत और सलामती के ताल्लुक से बातचीत की। एक सरकारी बयान में कहा गया कि मोदी और पुतिन ने बिलखुसूस खार कैफ की सूरत हाल का जायजा लिया जहां कई हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। दोनों ने लड़ाई से मुतासरा इलाकों से हिंदुस्तानी शहरियों के बाहिफाजत इनखला के बारे में बातचीत की। इससे पहले मोदी ने गुज़िश्ता रात आला सतह के एक इजलास में यूक्रेन बहरान का जायजा लिया था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, इनके काबीनी रफ़ीक पीयूष गोयल और दूसरे अहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की थी। वादी कश्मीर में तकरीबन 2 साल बाद तमाम स्कूलों में दोबारा कुशादगी अमल में आई है। साल 2021 में चंद दिनों के लिए स्कूल खोले गए थे, ताहम लॉकडाउन के बाद दोबारा बंद कर दिए गए। इसी तरह तलबा ऑनलाइन तालीम के बाद दूबदू ऑफलाइन तालीम हासिल करने के लिए तकरीबन 2 साल बाद स्कूल पहुंचे हैं, जिस पर बच्चे और असातिज़ा में खुशी व मसरत देखी गई। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। कल का खार कैफ एक बार फिर रूसी हमलों से तबाह हो गया। 15 लाख की आबादी वाले शहर में अब सिर्फ तबाही नजर आ रही है। खारकेव इस वक्त मौत की तारीख के रास्ते पर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने जंग के पहले 7 दिनों में तकरीबन 2000 बेगुनाह यूक्रेनियनों को हलाक किया है, जबकि कितने लोग जख्मी हुए हैं इसका सही आदादशुमार किसी के पास मौजूद नहीं है। खारकेव से जो तस्वीरें आ रही है वो बहुत तकलीफदा हैं। पिछले 3 दिनों में रूस ने शायरों और नज़्मों के शहर पर इतने बम बरसाए हैं कि जिंदगी मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर गई है। चारों तरफ तबाही, टूटी फूटी इमारतें, खंडर घर, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और अस्पतालों में सिर्फ मौत से लड़ते लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी जंग अजीम में भी इस शहर ने तबाही, आंसुओं और सिसकियों के ऐसे ही मनाजिर देखे थे। तकरीबन 80 साल के बाद खार कैफ एक बार फिर रो रहा है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने रूस से यूक्रेन पर हमला रोकने की दरख्वास्त की थी। दरहकीकत चीनी हुकाम ने अपने रूसी हममनसबों से कहा था कि वो सरमाई ओलंपिक्स के बाद यूक्रेन पर कार्रवाई करें, और ऐसा ही हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर लिखा है कि चीन के आला हुकाम को रूस के मंसूबों का इल्म था। इसे अंदाजा था कि रूस यूक्रेन के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने मुतअद्दिद इलाकाई व बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। अबूधाबी के वली अहद इससे कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ राब्ता करके बातचीत कर चुके थे। इमारती खबरसां इदारे अवाम के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने राब्ते के दौरान हालिया सूरत हाल, इमारत और रूस के 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की। अलावाजी तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ रूसी ताउन के तनाजुर में तोनाई का मौजू ज़ेर बहस आया। आलमी तेल मंडी के इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक किया गया। रूसी सदर ने शेख मोहम्मद बिन जायद को यूक्रेन बहरान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन जायद ने जोर देकर कहा कि बहरान का सियासी हल तमाम फरीकों के मफादात और अमन का ज़ामिन बनेगा। तेलंगाना के रियासती वजीर वल्दी नजवंस KTR ने कहा कि तेलंगाना के तमाम शोबों की तरक्की मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए मिसाली है। हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शहर हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ एक होटल में मुनक़िदा CII के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि TRS के 7 साला दौरे हुकूमत के दौरान तेलंगाना की फीकस आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जो 2,78,000 करोड़ तक पहुंची है। मगरबी बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा मालियाती निज़ाम रखने वाली रियासत तेलंगाना है। 20 साल कबल शहर हैदराबाद में बड़ी कंपनियों का कोई वजूद नहीं था। अब हैदराबाद में ही आलमी सतह की कई कंपनियां कायम हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी A. रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर K. चंद्रशेखर राव का खानदान बिहार से तेलंगाना को मुंतकिल हुआ है। कलवा कुटला
خاندان کے سارے تار بہار سے ملتے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ سال 2008 میں KCR نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ باوجود اس کے تلنگانہ کے عوام نے KCR کو 2 مرتبہ اقتدار حوالے کیا ہے، لیکن تلنگانہ کے عوام میں اب ڈر و خوف اور غیر محفوظ ہونے کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ KCR کا رویہ بھی شکوک و شبہات کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار، DGP انجنی کمار کے علاوہ رجت کمار، اروند کمار، سندیپ کمار سلطانیہ کا بہار سے تعلق ہے۔ ریاست کے اہم عہدوں پر چیف منسٹر KCR نے بہاری عہدیداروں کو اہم ذمہ داری سونپی ہے۔ یہاں کے IAS عہدیداروں کے ساتھ KCR ناانصافی کر رہے ہیں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی نے کہا کہ دھرانی پورٹل کی خرابیوں سے اراضی تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے غریب و یتیم بچوں کے ساتھ اپنی سالگرہ تقریب مناتے ہوئے کہا کہ ہر ایک صاحب استطاعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرے۔ یتیم بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والے اور ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ دونوں جہاں میں عطا کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے انجمن خادمین المسلمین کی جانب سے منعقدہ سالگرہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ TRS کے قائد اپل کے انچارج نے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں بچوں کی جانب سے تیار کردہ 2 ماڈلز اور دستکاری اشیاء نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ وزیر داخلہ نے ان اشیاء کا مشاہدہ کیا اور ان بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی بھرپور ستائش کی۔ تلنگانہ میں گرلز مائنورٹی ریزیڈنشل اسکولز و کالجز کے شاندار نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ کو مسلم گرلز کالج ایجوکیشن میں قومی سطح پر پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ کالجز میں داخلوں کے تعلق سے قومی سطح پر مسلم لڑکیوں کی شرح 3% ہے، جبکہ تلنگانہ میں یہ شرح 27% ہے۔ اس طرح تلنگانہ میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم میں 10% اضافہ ہوا، جبکہ قومی سطح پر 3% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے سماج کے تمام غریب طلباء کو کارپوریٹ طرز کی تعلیم سرکاری اسکولوں میں مفت فراہم کرنے کے لیے SC, ST, BC اور اقلیتی اقامتی اسکولز قائم کیے ہیں، جس سے طلباء کا مستقبل تابناک ہو رہا ہے۔ بالخصوص مسلم لڑکیوں کے تعلیمی تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رکن اسمبلی چنان گٹا و قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست نہیں بلکہ کمزور پرست ہے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر کسی سے امتیاز نہیں کرتے، کام کے لیے ہر کوئی ہمارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے۔ 64 سال کے طویل سیاسی سفر میں جماعت کے قائدین نے کافی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں جماعت کو ملک میں سیاسی کامیابیاں ملی ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں تعلیمی ادارے، ہاسپٹلز، بینکس اور دارالسلام آج قائم ہیں۔ یہ قائدین اگر اس وقت جدوجہد نہیں کرتے تو آج کچھ نہیں ہوتا۔ مستقبل میں بھی اللہ جماعت کی لاج رکھے گا۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ فخر ملت اور سالار ملت کے خوابوں کو آج ہم شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی چنان گٹا و قائد مجلس نے دارالسلام میں جماعت کے احیاء کے 64 سال کی تکمیل پر منعقدہ تقریب سے پرچم کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔